पर जब हम जंग के ये हालात देखते हैं तो एक बहुत अहम सवाल सामने आता है कि क्या ये रिपीटेड अटैक सिर्फ जंग का हिस्सा है या ये वॉर क्राइम्स में भी शामिल है। इसलिए अब मैं अपनी लीगल एनालिस्ट की तरफ आती हूँ और उनसे मेरा पहला सवाल ये है कि इसराइल अब तक गजा पर कई बड़े हमले कर चुका है, तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि अब तक कितने मेजर अटैक्स हो चुके हैं और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक क्या बार बार शहरी इलाकों पर हमले करना वॉर क्राइम्स में भी आता है। अगर हम गजा पे होने वाले अटैक्स की बात करें तो उनका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि अब तक कितने अटैक्स हो चुके हैं, क्योंकि गजा ने रिपीटेडली मिलिट्री ऑपरेशंस फेस की हैं। अगर हम कुछ मेजर अटैक्स की बात करें तो उसमें 2008 में ऑपरेशन कास्टली, 2012 में ऑपरेशन पिलर ऑफ एज, फिर 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव डिफेंस। इसके अलावा 2023 से लेकर 2026 तक अब तक ये सबसे बड़ी मिलिट्री वॉर रही है। इसके अलावा भी कई छोटे मगर शदीद हमले होते रहे हैं। इसी सिलसिले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में साउथ अफ्रीका ने 2023 में इसराइल के खिलाफ केस किया था अगेंस्ट द जीनोसाइड। उसका कोई फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया, बट वो एट द टाइम बहुत इफेक्टिव प्रूफ हुआ था। ICJ ने इसराइल को फौरी तौर पे ह्यूमैनिटेरियन एड और सिविलियंस की डैमेज को प्रोटेक्ट करने का हुक्म दिया था इसराइल को। अब आपका क्वेश्चन कि क्या हर मिलिट्री ऑपरेशन या वॉर इटसेल्फ वॉर क्राइम है, तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। मैं आपको इसका आंसर इंटरनेशनल फैक्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू दूंगी। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ स्पेशली जिनेवा कन्वेंशन ने कुछ रूल्स दिए थे कि अगर ये रूल्स वायलेट होंगे तो वॉर क्राइम के अंडर आएगी, वरना ये वॉर क्राइम नहीं होगी। सबसे पहला रूल है रूल ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब मिलिट्री एरियाज और सिविलियन एरियाज में फ़र्क किया जाए कि अगर अटैक मिलिट्री एरियाज पे हो रहा है तो वो इंटरनेशनल लॉज को वायलेट नहीं करेगा, बट अगर अटैक सिविलियन एरियाज पे हो रहा है तो ये डेफिनेटली वॉर क्राइम के अंडर आता है। दूसरा रूल है रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मतलब है कि अगर डैमेज एक लिमिट से ज़्यादा हो रहा है या सिविलियंस को हार्म मिलिट्री की निस्बत ज़्यादा हो रहा है तो ये वॉर क्राइम के अंडर आता है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि ये लेजिटिमेट मिलिट्री ऑपरेशंस हैं या ये वॉर क्राइम है। और इसी सिलसिले में मेरा आपसे ये भी सवाल है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रिफ्यूजी कैंप्स जैसी जगहों को टारगेट किया जाता है तो कैन दिस बी कॉल्ड अ वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ या जंग में से एक नॉर्मल चीज़ समझा जाता है? जी बिल्कुल। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रिफ्यूज कैंप्स, फूड एंड वाटर सप्लाई सिस्टम, ये सब इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग सिविलियन प्रोटेक्टेड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, मतलब इन पर अटैक करना मना होता है। अब अगर हालांकि कुछ जस्टिफिकेशंस दी जाती हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर सिविलियन पर अटैक करना इज़ नॉर्मल, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल। इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग ये जैसे मैंने पहले भी बताया रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है कि सिविलियंस पर डैमेज एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि जो एरियाज प्रोटेक्टेड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आ रहे हैं उन पे अटैक करना वॉर क्राइम भी होगा और ये इंटरनेशनल लॉज को वायलेट भी करता है। अच्छा आमना माहीन, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इन सवालों का जवाब दिया, व्यूअर्स को आगाह किया। सो नाउ आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल साइड ऑफ दिस क्राइसिस, और इसी के साथ मैं अपनी एनवायरमेंटलिस्ट की तरफ आना चाहूँगी और उनसे पूछती हूँ कि इस जंग से गजा की मिट्टी, पानी और हवा को किस हद तक मुतासिर किया है। क्या आपके ख्याल में गजा की इन्वायरमेंट को दोबारा रिकवर किया जा सकता है या ये नुकसान आने वाली नस्लों तक ऐसे ही रहेगा? शुक्रिया। हमारा इस सवाल का जवाब मैं एक एनवायरमेंटल असेसमेंट के तौर पर देना चाहूँगी और इसका डाटा स्पेसिफिकली यूनिटी 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ये रिपोर्ट 23 सितंबर 2025 को पब्लिश हुई और इस रिपोर्ट की सेंट्रल फाइंडिंग ये है कि ये 2 साल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसने गजा के वाटर रिसोर्सेज, वहाँ की ज़मीन और वहाँ की हवा को अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर डैमेज किया है। मैं इसको चार इन्वायरमेंटल हिस्सों में ब्रेक डाउन करूँगी, जिसमें वहाँ की ज़मीन, एयर क्वालिटी और वहाँ की हवा, ये तीनों शामिल होंगे। और क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इंटरकनेक्टेड हैं, अगर इनमें से एक भी डिस्ट्रॉय होती है तो दूसरी के ऊपर भी ऑटोमेटिकली बर्डन आता है।
अगर हम गज़ा के वाटर रिसोर्सेज़ की बात करें तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि गज़ा के वाटर रिसोर्सेज़ इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले भी एनवायरमेंटली स्ट्रेस थे। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि गज़ा जियोलॉजिकली एक एक कोस्टल एक्वीफर पे मौजूद है और वहाँ पे सॉल्ट इंट्रूजन की वजह से 97% वहाँ का जो वाटर है वो ह्यूमन यूसेज के लिए प्रॉपर नहीं था। सो वो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या हुआ? यूनिट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी गज़ा के अंदर एक भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है वो वर्किंग नहीं है या ऑपरेशनल नहीं है। स्टोरेज रिजर्वायर्स और पंपिंग कैपेसिटी में से 84% की कमी आई है और 54 फैसिलिटीज़ में से सिर्फ 9 वर्किंग है और उनमें से भी सिर्फ 3 जो हैं वो अनडैमेज्ड हैं, बाकी वर्किंग तो हैं पर डैमेज्ड हैं 7। रिमेनिंग जितनी भी डिसैलिनेशन कैपेसिटी है अक्टूबर 2023 की जो कैपेसिटी थी आपकी उसका सिर्फ 31% रह गई है। इन्वायरमेंटली स्टैंड पॉइंट से ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं है। जब ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद हो जाते हैं और हम सस्पेक्ट्स वगैरह में अपना वेस्ट वाटर जो है डंप करना शुरू कर देते हैं तो ये आपका सीवेज डायरेक्टली एक्वीफर को कंटेमिनेट करता है, जिससे जो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड सॉल्ट वाटर इंफ्यूजन की वजह से कंटेमिनेटेड एक्वीफर है वो और जो है पोल्यूट हो रहा है और उसका जो वाटर है ह्यूमन यूज़ के लिए बिल्कुल भी जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगा। इस वाटर क्राइसिस का जो डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस है वो WHO की डिजीज सर्विलेंस डाटा के रिकॉर्ड से भी पता चलता है। एक्यूट वाटर डायरिया के केसेस जो हैं हमारे पास वो 36 के % जो हैं वो बढ़ गए हैं और हेपेटाइटिस ए की जो इलामात दिखाने वाली एक्यूट जो इंडस सिंड्रोम है वो 384 टाइम्स बढ़ गई है। ये नंबर सिर्फ वाटर क्वालिटी और ह्यूमन हेल्थ के डायरेक्ट लिंक को डॉक्यूमेंट करते हैं। और अगर हम ज़मीन की बात करें तो यूनिट की रिमोट सेंसिंग असेसमेंट के मुताबिक मई 2025 तक गज़ा की 97.1% ट्रीज क्रॉप्स और 82.4% एनुअल क्रॉप्स इंक्लूडिंग 95.1% श्रबलैंड और 89% ग्रास और फैलो लैंड डैमेज हो चुके हैं। इस स्केल पर फूड की प्रोडक्शन जो है अब वो पॉसिबल ही नहीं रही। लेकिन एक इन्वायरमेंटलिस्ट के तौर पर मैं यहाँ एक और लेयर ऐड करना चाहती हूँ जो सिर्फ क्रॉप से आगे जाती है। वेजिटेशन का ये खात्मा मिलिट्री एक्टिविटी की वजह से सॉइल कंपैशन हुई है। इन दोनों ने मिलकर जो है सॉइल के स्ट्रक्चर को इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि अब जो आपकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है सॉइल की वो बहुत रिड्यूस हो गई है और रन ऑफ बढ़ गया है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी पॉसिबल नहीं रहा और जो कि आपके एक्वीफर का नेचुरल रिफिल प्रोसेस था अब वो भी पॉसिबल नहीं रहा और आपके जो फ्लड्स वगैरह हैं उनके चांसेस भी बढ़ गए। अब मिट्टी में अगर केमिकल्स की बात करें तो म्यूनेशन सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से ये सब सॉइल की कंटेमिनेशन के डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज हैं और ये कंटेमिनेटेड सॉइल से उगाई गई कोई भी चीज़ जो है आपकी हेल्थ कंसर्न्स को बढ़ाती है। ये यूनिट की रिपोर्ट में एक्सप्लिसिटली नोटेड है। अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो आपका जो 78% इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका डेब्रिस में कन्वर्ट हो चुका है और 61 मिलियन टन जो है डेब्रिस अब गज़ा में मौजूद है। 2008 से लेके अब तक जितने भी गज़ा में आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उनका अगर कंबाइंड डेब्रिस हम देखें तो ये उससे 20 टाइम्स ज़्यादा है और इस डेब्रिस में मोर देन हाफ मतलब 57% जो आपका इजाफा है वो जो यूनिट की प्रिलिमिनरी असेसमेंट जून 2024 में हुई थी उसके बाद हुआ है। अब इस डेब्रिस का नुकसान क्या है? एस्बेस्टास एक स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट मटेरियल है जो इस डेब्रिस में प्रेजेंट है और इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखें ये हवा में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फाइबर्स रिलीज करता है जो कि आपको पल्मोनरी डिजीज कॉज करते हैं, लंग कैंसर और लॉन्ग लेटेंसी इन्वायरमेंटल हैजर्ड है ये। और इन्वायरमेंटल एयर क्वालिटी के बारे में यूनिट की रिपोर्ट नोट करती है कि एक्सप्लोजन से पैदा होने वाली डस्ट और रिजल्टेंट फायर्स ने टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो हवा में रिलीज किए हैं और ये केमिकल्स सेटल होकर सॉइल और वाटर रिसोर्सेज दोनों को कंटेमिनेट कर रहे हैं। और प्रैक्टिकल इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास ये है कि जून 2025 में अकेले 37,000 से ज़्यादा रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन केसेस जो थे वो गज़ा में रिपोर्ट हुए थे। यूनिट की असेसमेंट में 30 रिकमेंडेशन जो हैं वो दी गई हैं वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की रैपिड रिकंस्ट्रक्शन के लिए, सॉइल कंटेमिनेशन की सिस्टमेटिक टेस्टिंग के लिए और रिस्टोरेशन के लिए गज़ा के इन्वायरमेंट की। लेकिन अब रिकवरी की रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या है? कुछ सिस्टम जो हैं वो फास्टर रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे कि आपके पाइपलाइंस, पंपिंग स्टेशन, ट्रीटमेंट प्लांट्स और ये टेक्निकली रीबिल्ड हो सकते हैं। लेकिन आपके जो नेचुरल सिस्टम है जैसे कि आपका एक्वीफर हो गया, आपका वहाँ की सॉइल क्वालिटी होगी, सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होगी, ये नेचुरली रिस्टोर करेंगे।
और इनको जो है बाज़-औक़ात डिकेड्स लग जाती हैं रिस्टोर होने में। तो गज़ा की अब जो सिचुएशन है उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सीज़-फायर किया जाए और उसके बाद गज़ा की एनवायरनमेंट और वहाँ का जो फ़िज़िकल जो वहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ है उनको रिस्टोर करने के लिए काम किया जाए। All for explaining that so clearly. So before we move towards the end, मैं अपने तीनों अमेजिंग स्पीकर से ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट्स योर टेक अवे फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड? द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि गज़ा में सीज़-फायर की जल्द से जल्द ज़रूरत है ताकि उसके एनवायरमेंटल रिसोर्सेज़ को मज़ीद डैमेज होने से बचाया जा सके। वरना जिस लेवल पे उसके एनवायरमेंटल रिसोर्सेज़ डैमेज हो रहे हैं, वहाँ पे फिर इसराइलीज़ के लिए और पैलेस्टीनियंस दोनों के लिए ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि उस एनवायरमेंट में वो सर्वाइव कर सकें। सो गज़ा में सीज़-फायर की ज़रूरत है और ताकि हम इसके एनवायरमेंट को मज़ीद डैमेज होने से बचा सकें और रिस्टोरेशन के लिए अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकें। मैं इन पे यही कहना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल लॉज़ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो इसराइल जो भी कर रहा है वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। गज़ा के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनको किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जी हमदा इमरान, मेरा आज की एपिसोड से टेक ओवर यही है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सबसे पहले तो जस्टिस कायम होना चाहिए। सबसे पहले ये वॉर्स वगैरह ख़त्म होनी चाहिए, हम रिस्टोरेशन की बात कर पाएँ। और अब ये एक हमारे पास बहुत टॉप प्रायोरिटी है कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ को बाउंडेड रहना चाहिए कि वो किसी भी सरज़मीन को इतना डैमेज ना कर दें कि वो कभी रिकवर ही ना कर पाएँ, कि वो रहने के काबिल ही ना रह पाएँ। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वॉर्स एक टाइम के लिए हो जाती हैं, बट जो उसका असर है वो आने वाली जनरेशन सदियों तक रहता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया आप तीनों का। सानिया, इशाल और आमना, आपने बहुत अहम मालूमात से हमारे व्यूअर्स को आगाह किया। तो आज हमने जो सुना वो सिर्फ नंबर्स या रिपोर्ट्स नहीं है, बल्कि लोगों की ज़िंदगी है, जिससे हमें पता चलता है कि इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ही असल में ह्यूमन डिस्ट्रक्शन है। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज हमने 3 अहम पहलुओं पर बात की: हिस्ट्री, वॉर क्राइम्स एंड एनवायरमेंटल कोलैप्स। We started from 1948, moved through decades of displacement and occupation और आज इस नतीजे पर, इस हकीकत तक पहुँचे जहाँ सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि पूरा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। एज स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड ग्लोबल सिटीजन्स, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सवाल करें और आवाज़ उठाएं और याद रखें कि इन्वायरमेंटल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। तो इस एपिसोड के इख्तिताम तक पहुंचते हुए मैं अपने व्यूअर्स को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगी कि क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं जब इस ज़मीन को रहने के काबिल ही ना छोड़ा जाए? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, दैट्स एपिसोड 2। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि वॉर्स के नतीजे में होने वाले नुकसान को कैसे रिकवर किया जा सकता है। तो ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए। दिस इज़ लेट्स टॉक क्लाइमेट, पावर्ड बाय एनवायरमेंटल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। स्टे विद अस। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।